हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका प्यारा सा परिवार स्टडी मूड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और थोड़ा सा इस सेशन को शेयर भी करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। कमेंट तो कर ही रहे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छा। चलो मुसाफिर, चलो मुसाफिर, चलते रहना अपने पथ पर, रुक मत जाना, चलते रहना, मंजिल को तुम पाकर रहना। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, फिर हम लोग बात करेंगे। आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है क्या कि 5:6, 12:19, 57:60 और 50:31 का मिश्र अनुपात बताएं। मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा कि मिश्र अनुपात क्या होता है। मिश्र अनुपात जो होता है वह क्या होता है। तो यहां पे देखिए, इसमें से सभी में का पहले पद को एक साथ गुना कीजिए। पहला पद को एक साथ गुना करेंगे तो 5 गुने 12 गुने 57 गुने 50 अनुपात। दूसरा पद को एक साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 गुने 19 गुने 60 गुना 31। ये हो गया। अनुपात में आप जानते हैं कि कटता भी है। अनुपात में काटेंगे इसको तो 12 से काटिएगा, 12×5 = 60, 12 से 12×5 = 60, 19 से काटेंगे, 19×3 = 57, 3 बार में, 3 से 3 दूनी 6, 5 से काटिएगा, 5×10 = 50, 2 से 2×5 = 10। अब नहीं कटने वाला है तो 5×25 अनुपात 31। 25:31, 25:31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 16:25 का वर्गमूला अनुपात ज्ञात कीजिए। 16:25 का वर्गमूला अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी वर्गमूला अनुपात निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूला अनुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो, इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। तो जब भी वर्गमूला अनुपात निकालना हो तो इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रूट चढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसएसबी ऑडियो वॉइस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x + y + z = 400, x अनुपात y अनुपात z बराबर है 1:1:2, तो z का मान कितना होगा।
देखिए एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया गया 1:1:2 ये है। अब यहां पे देखिएगा कि अनुपात में यदि हम ये सब का योग करते हैं, अनुपात में योग करते हैं तो तीनों का योग कितना होता है 2 1 3 1 4। अनुपात में योग 4 है जबकि योग है 400 दिया हुआ है। देखिए योग 400 है, काटेंगे इसको तो एक का वैल्यू यहां से आ जाएगा 100। अनुपात एक का वैल्यू 100। हम लोगों से जेड का वैल्यू पूछा गया है तो एक वस्तु का कीमत 100 रुपया तो दो वस्तु का कितना 200, यानी जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 200 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 200। चलिए बहुत अच्छा। हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। लड़का और लड़की का जो अनुपात है वह 13:9 है, यानी लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है 13:9। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई पर कुछ लड़के चले गए, तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। ध्यान से समझिएगा कि कुल विद्यार्थी यदि हम देखते हैं यहां से तो कुल विद्यार्थी पता चल रहा है कि अनुपात में 13:9:22। लड़का और लड़की दोनों की संख्या का योग 22 है जबकि दिया गया कितना 660 दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 22 से काटिएगा एक बार में, 22 से 22 तिया 66, एक का वैल्यू 30 आ गया। एक का वैल्यू 30 है तो 13 तिया 39 यानी 390 लड़का और 9 तिया 27 यानी 270 लड़की। बोला गया कि 30 लड़की इसमें और शामिल हो जाती है तो 270 पहले से थी, 30 और शामिल हो गई तो इसमें 300 हो गया। लेकिन कुछ लड़के चले जाते हैं, कुछ लड़के जो है वह चले जाते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि इसको जब अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात मतलब क्या होता है बटा होता है। तो लड़कों की संख्या ऊपर लिखते हैं 390 बटा में लड़कियों की संख्या कितना हो गया 300 हो गया। लेकिन बोला गया क्या कि कुछ लड़के जो हैं चले जाते हैं, तो जब चले गए तो माइनस होगा लड़कों की संख्या में से। जैसे यहाँ पे लड़की की संख्या में क्या हुआ ऐड हुआ है क्योंकि लड़की आ गई है, जबकि कुछ लड़के चले जाते हैं तो यहां से क्या करेंगे -x। ये तो पता नहीं कि कितना लड़का गया है, तो माना कि x लड़का गया है तो लड़कों की संख्या में से जितना गया है उसको घटा लेंगे। ठीक है। अब जो अनुपात हो जाता है, जो हो जाता है बराबर के उस पार होता है। ठीक है, बराबर के उस पार होता है तो बराबर के उस पार हम लोग लिखेंगे जो हो जाता है कितना हो जाता है 6:5। अनुपात को हम लोग बटा में लिखते हैं यानी 6/5। 5 से इसको काटिएगा तो 5 6 30 यानी 60 बार में 60 से उसको गुना कीजिएगा 6 1 36 360 यानी 390 माइनस x बराबर 360। 360 को हम इधर घटा लेते हैं, x को उधर ले जाते हैं, इधर -x है उधर जाएगा तो +x। x बराबर हो जाएगा 390 में से 360 घटाइएगा तो 30 आ जाएगा। तो कितना लड़का चला गया था तो 30 लड़का चला गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वालों की संख्या में 7:4 के अनुपात में कमी हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। ध्यान से समझिएगा, पहले और अब देखिएगा कि पहले जो था वह क्या चीज का तो मूल्य का,
पहले मूल्य क्या था, अब मूल्य क्या हो गया। इसके बाद देखिए संख्या, लोगों की संख्या, दो चीज दिया गया है। अब यहां पे समझिएगा कि पहले प्रवेश टिकट के मूल्य क्या था, 9, अब हो गया 13, यानी 9:13 के अनुपात में क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी पहले 9 रुपया में टिकट मिलता था, अब मिल रहा है 13 रुपया में। ठीक है। लोगों की संख्या में जिसके कारण क्या हुआ कि कमी हो गया, पहले 7 लोग आते थे, अब आ रहे हैं 4 लोग, यानी 7:4। तो इंसान का ऐसा स्वभाव होता है, ऐसा मानसिकता होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, इंसान का स्वभाव क्या होता है कि किसी भी सामान का जब दाम घट जाता है तो लोग ज्यादा मात्रा में खरीदना चाहता है, और वही सामान का दाम जब आसमान छूने लगता है तो कहता है क्या कि ये गुजारा होने वाला नहीं है, हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कम खर्चा करेंगे ताकि अपना बजट जो है वह गड़बड़ाए नहीं, है ना। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए कि पहले जो था 9 रुपया में टिकट मिलता था तो 7 आदमी आते थे सिनेमा देखने, अब 13 रुपया हो गया तब 4 आदमी आते, जिसमें अब देखिए कि संकलन में क्या फर्क पड़ा। तो संकलन, कुल संकलन यानी अब मूल्य जो होगा किस रूप में हो जाएगा, इस संकलन से अब मूल्य जो होगा वह किस रूप में होगा। तो 9 रुपया का टिकट था, 7 आदमी खरीदते थे, तो 9 रुपया उसको मिलता था। अब 13 रुपया मूल्य हो गया, अब 4 आदमी ही खरीद पाते हैं, तो 13 चौके 52 रुपया। तो देखिए तो कमी हो गया ना, इतना का कमी हो गया, यानी पहले 63 मिलता था, अब 52 मिल रहा है, तो वृद्धि करने से क्या फायदा। इसलिए एक बिजनेस का रूल होता है कि एक आदमी से 100 रुपया कमाने से अच्छा है कि 100 आदमी से 1-1 रुपया कमाइए, तो ज्यादा बेनिफिट में रहिएगा। तो यहां पे देखिए 63:52 का वृद्धि हो गया, तो देखिए 63:52 के रूप में, सॉरी कमी ना हो गया है, हम भी वृद्धि लिख दिए। कमी हो गया, कमी 63:52 का कमी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिएगा एक पिताजी हैं और उनका पुत्र है, और दोनों में वार्तालाप होता है, जिसमें पिताजी बोलते हैं क्या कि तुम्हारी वर्तमान उम्र, यानी मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यानी पुत्र के जन्म के समय कितना उम्र का था, अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में अभी कितना है। देखिएगा बोला जा रहा है एक पिता के द्वारा अपने पुत्र के लिए कि तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर मेरा उम्र था कब, जब तुम पैदा लिए थे। तो माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, तो इतना उम्र कब था, जब पुत्र पैदा लिया था उस समय था। तो इसका मतलब जिस समय पुत्र जन्म लिया था उस समय यह 0 वर्ष के रहा होगा, है ना, 0 वर्ष का। हम ऐसा ही ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो एक लड़का बोला क्या, यही क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन था। तो जब पढ़ा रहे थे तो हम ऐसे ही माने पुत्र के जन्म के समय पुत्र 0 वर्ष का। तो बोला कि सर ये कैसे हो गया, तो हमें क्या होना चाहिए। तो सर ये बताइए कि 0 वर्ष आप कैसे लिख दिए, 9 महीना का न था
तो देखिए जब जन्म हो जाता है इसके बाद जुड़ाता है, तो यहां पे देखिएगा कि जन्म के समय 0 वर्ष का है और उस समय पिताजी थे अभी जितना वर्तमान में इसका पुत्र है उतना वर्ष के थे। ऐसे अब यहां पे सोच के देखिए कि आयु सबके लिए बराबर होता है, यानी समय ऐसा चीज होता है वह सबके लिए बराबर होता है, अमीर गरीब ऊंच नीच, है ना, यानी लांगड़ लूल्हा जो भी है सबके लिए बराबर होता है। तो यहां पे देखिएगा कि 0 से x, यानी 0 से यहां तक के आने में x वर्ष लगा, तो उसी प्रकार अभी वर्तमान में पिता का आने में क्या होगा, x वर्ष इसमें जुड़ेगा, यानी 0 में x वर्ष जोड़े हैं तब ना x आया है। उसी प्रकार x में x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो पिता का वर्तमान आयु 2x वर्ष है, जबकि यहां पे दिया गया कि इस समय यानी वर्तमान में पिता की आयु क्या है, तो 36 वर्ष। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 2 से काटिएगा इसको तो 18 दूनी 36, यानी x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 18 आ गया। हम लोगों से पूछा गया है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो देखिए x का वर्तमान आयु यानी वर्तमान आयु पुत्र का कितना माने हैं, x माने हैं, तो x का वैल्यू आ गया 18 वर्ष, यानी पुत्र जो है अभी वर्तमान में 18 वर्ष का है। हम लोगों से पूछा गया 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो अभी सोच के देखिए कि अभी 18 साल का है तो 5 साल पहले कितना वर्ष के रहा होगा, 5 घटा देंगे तो 13 वर्ष का, 13 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले पुत्र कितने वर्ष का था, तो 13 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। ध्यान से समझिएगा कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई यानी लार्जेस्ट नंबर हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है HCF, HCF यानी मौसम। अब यहां पे देखिएगा कि हम इसको क्या करते हैं कि मीटर में भी है सेंटीमीटर में भी है, तो इसको हम एक ही राशि में इसको कन्वर्ट करते हैं, या तो सेंटीमीटर में या नहीं तो मीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान होगा। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200, तो 200 प्लस 76 सेंटीमीटर, तो 276 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद 5 मीटर 52 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर प्लस 52 यानी 552 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो 11 मीटर 1100 प्लस 96 यानी 1196 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसका मौसम निकालना है यानी HCF निकालना है। तो सोचिए कि HCF जब निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्या कुछ ऐसा दिमाग लगाना है जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें? तो इसमें आपको दिमाग लगाना है क्या कि देखिए जो भी चीज आपसे पूछा जाता है वह ऑप्शन में होता ही, ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि तीनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि तीनों को काटे। तो अब कहिएगा इस सब का 52 का 92 का पहाड़ा नहीं आता है, 1196 का पहाड़ा नहीं आता है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि देखिए इसमें चारों में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 92 मीटर। देखिए मीटर में, बाकी बात सब सेंटीमीटर में, तो 92 मीटर का मतलब क्या, 92 100 सेंटीमीटर, 92 100 सेंटीमीटर। अब सोच के देखिए कि 92 100 से तीनों कटेगा क्या, कभी नहीं कटेगा, इसलिए बड़ा होते हुए भी यह ऑप्शन नहीं होगा आपका आंसर। इसके बाद देखिएगा कि A, B और D में
1196 सेंटीमीटर जो है वह सबसे बड़ा है। तो देखिए तो 1196 से सब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, सिर्फ यहाँ पे ए वाला कट रहा है, बाकी बात तो नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गया, ये नहीं होगा। और जब 1196 नहीं हुआ है तो 11.96 भी नहीं होगा, ये भी गया। तो 92 सेंटीमीटर लास्ट में, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो 92 सेंटीमीटर। सुहानी रॉय बोल रहे हैं कि गुरुजी हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, कॉपी पेन लेकर के बैठना ही चाहिए, वो क्लास ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, क्योंकि देखिए जब तक कि आप नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को, जब तक कि आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर आप में सुधार कैसे आएगा, निखार कैसे आएगा। तो चलिए देखिए 92 सेंटीमीटर, चलिए हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मैथ से घबराते हैं, डरते हैं। मैथ से घबराने डरने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट के द्वारा, वह बेसिक चीजों के द्वारा आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है, और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा। ध्यान से समझिएगा कि यहां पे दो कंडीशन है। अच्छा, एक चीज आप देखे होंगे कि एक ग्राहक होता है, एक दुकानदार होता है, और दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। अब कहिएगा विपरीत कैसे होता है? तो विपरीत होता है कैसे कि आप जब कपड़ा खरीदने जाते हैं या फिर कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आप देखते होंगे, आपके मन में होता होगा क्या, कितना कम पैसा में हमको दे देगी, है ना। और दुकानदार को लगता है क्या कि आ गया मुर्गी, अब इसको दाबेंगे कस के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे का वह विपरीत होता है, विपरीत सोच वाला होता है। तो उसी प्रकार यहां पे बोला गया कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है। दुकानदार का कहना है कि हम काट कूट के नहीं देंगे, आपको देंगे तो हम 1 मीटर के गुणज में देंगे, यानी 1 मीटर ले लीजिए हमसे, चाहे 2 मीटर या 5 मीटर या 10 मीटर या 15 मीटर, यानी आधा अधूरा आपको हम नहीं देंगे। लेकिन ग्राहक भी बड़ी तेज है, अब तेज कैसे नहीं रहे, इसको छोटा छोटा टुकड़ा का जरूरत है, वो भी 85-85 सेंटीमीटर का। तो 85-85 सेंटीमीटर का इसको जरूरत है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वह न्यूनतम लंबा तार खरीदना हो, जिससे कि ग्राहक का भी बात रह जाए और दुकानदार का भी बात रह जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि दुकानदार के हिसाब से आधा अधूरा तो देगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आधा अधूरा कौन है, तो 8.5 मिलेगा नहीं, ये गया। इसका देखिए 1.7 मीटर, ये भी नहीं दिया जाएगा दुकानदार के अनुसार। अब यहां पे देखिएगा कि दुकानदार के अनुसार 17 मीटर दिया जाएगा या फिर 85 मीटर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि 17 मीटर से उसका काम चल जा रहा है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 17 मीटर बराबर 1700 सेंटीमीटर, 1700 सेंटीमीटर। अब सोचिए कि एक तार के लंबाई से हम भाग देंगे तो पता चलेगा तार, यानी तार की संख्या, यानी कितना तार इसमें से निकल सकता है। तो इसको चाहिए प्रत्येक 85 सेंटीमीटर लंबा तार, 85 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 100 बार में 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 20 पचे 100, यानी 20 टुकड़ा। अब देखिए व्यर्थ तो नहीं हुआ इसमें से शेष नहीं ना बचा कुछ भी, यानी पूरा पूरा कट गया, यानी 20 टुकड़ा उसका यहां से निकल गया। तो यहां पे बोला गया था उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा, यानी कम से कम। तो देखिए दोनों में 85 भी आपका आंसर होगा और 17 भी होगा, लेकिन देखिए यहां पे इसके अनुसार क्या होगा कि न्यूनतम लंबा तार, यानी मिनिमम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 17 मीटर। धर्मेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि सर हम आपके बनाए हुए क्वेश्चन को 5 बार बनाते हैं कॉपी पर। चलिए बहुत अच्छा।
चलिए बहुत अच्छा है। लव गुरु बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः पड़ते 15 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी 6:12:00 पर बजे तो एक साथ बदलती थी, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए ट्रैफिक लाइट से संबंधित हो या फिर रेस से संबंधित हो, तो आपको क्या करना है कि एक साथ वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालिए। तो 15, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 150 होगा, 150 होगा। 30 पचे 150, 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी यह कट जाएगा। तो 150 क्या आया? सेकेंड। 150 सेकेंड, और 150 सेकेंड बराबर क्या होता है? 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। अब यहां पे देखिएगा कि 2 मिनट 30 सेकेंड है, यानी 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बदलेगी ट्रैफिक लाइट, ठीक है, एक साथ। तो देखिए 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद तो कितने बजे? तो देखिएगा यहां पे दिया गया था कितना बजे, तो दिया गया था आपको 6 भुक भुक 12 भुक भुक 00, यही ना दिया गया था। अब यहां पे क्या करेंगे कि मिनट वाला को मिनट में जोड़ेंगे और सेकेंड वाला को सेकेंड में जोड़ेंगे। तो यहां पे देखिए 2 मिनट है तो इसमें जोड़ेंगे, और 30 सेकेंड है तो सेकेंड वाला में जोड़िए, यानी 6:12 और 30 सेकेंड। 6:14 पर पुनः एक साथ बदलेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अच्छा, शहजाद बोल रहे हैं क्या कि भूख भूख की रेशियो नाम है? देखिए हम लोग बोलते थे क्या, जैसे पहले घड़ी होता था, अभी अभी ना मोबाइल कुछ दिनों से कुछ सालों से है। तो पहले हम लोगों के जमाने में क्या था, सिर्फ घड़ी हुआ करता था और तरह तरह के रंग बिरंगा घड़ी रहता था, और मोबाइल जो रहता था मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, ठीक है। अब कहिएगा सर कब का? तो ये आपको हम बताते हैं 2000, 2002, 3, 5 यही सब के लपेट का बात बोल रहे हैं। तो उस समय क्या होता था कि हम लोग घड़ी पहनते थे, तो एगो आता था भुकभुकिया घड़ी, एगो कांटा वाला होता है ना, तो एक आता था भुकभुकिया घड़ी, उसमें भुक भुक करता था, है कि नहीं, टाइमिंग। तो वही चीज हम यहाँ पे देखे हैं कि जो उस प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो हम भी कहें भुक भुक, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स आरंभ करता है तथा 15 दिन तक काम करता है, फिर वाई उस कार्य को ले लेता है तथा 27 दिन कार्य करता है। अंततः जेड शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है। वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स तथा वाई मिलकर, यानी एक्स और वाई दोनों मिलकर के 30 दिनों में पूरा काम समाप्त कर लेता है। वाई तथा जेड मिलकर, वाई तथा जेड मिलकर उसे 20 दिनों में पूरा कर लेता है।
लेकिन कंडीशन है कि अलग अलग हिसाब से काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका यहां से निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, यानी एक्स और वाई का कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी 2 आ गया, वाई और जेड का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब यहां पे देखिएगा कि यदि हम देखते हैं कि एक्स और वाई दोनों मिलकर के एक दिन में 2 काम करता है, तो एक्स के लिए हम 1 मानते हैं तो वाई के लिए भी 1 होगा, यानी 2 काम में हम 1-1 बांट दिए। अगर हम 2 एक ही किसी के लिए ले लेते हैं तो दूसरा तो ऐसे ही बैठा हुआ रह जाएगा, लेकिन दोनों मिल करके काम कर रहा है, इसलिए दोनों में बांटना होगा। जब y के लिए यहां 1 रखे हैं तो यहां भी आपको 1 रखना पड़ेगा। अब सोच के देखिए कि y प्लस जेड, यानी y और z मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 में से y 1 काम करता है तो z 2 काम करता होगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि x जो है वह कार्य प्रारंभ किया है और 15 दिन तक काम किया है, 15 दिन तक। y जो है आगे 27 दिन तक के काम किया है और z जो है आगे 9 दिन तक के काम किया है। अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि टोटल वर्क के बराबर आ रहा है कि नहीं, टोटल वर्क के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिएगा कि x जो है एक दिन में 1 काम करेगा तो 15 दिन में कितना काम किया होगा, 15 काम। एक दिन में 1 काम तो 15 दिन में 15 काम। उसी प्रकार y एक दिन में 1 काम करता है तो 27 दिन में कितना काम किया होगा, 27 काम। और z जो है प्रतिदिन 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, 9 दूनी 18 काम। ये सभी काम को जोड़ करके देखते हैं तो 8 7 15 5 20 के 0 हासिल 2 2 3 1 4 2 6, 60 काम। देखिए टोटल 60 काम था और 60 काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब इसका जो एफिशिएंसी हम लोग माने हैं वह सही है। तो जब सही है तो हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है क्या कि y अकेला पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो y अकेला पूरे काम को कितना समय में करेगा, तो समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अब बटा में क्षमता। तो y का क्षमता क्या है, 1 काम प्रतिदिन करने का। तो 1 काम प्रतिदिन करेगा तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, इसको 60 दिन, 60 दिन का समय लगेगा, 60 दिन। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रूबी सिंह बोल रहे हैं क्या कि सर आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर बताते हैं, थैंक्स सर, वेलकम। इसके बाद है चुनचुन कुमारी, सर आपका मैथ पढ़ाने का तरीका मस्त है। चलिए आप सभी को थैंक यू। चंदन कुमार तिवारी जी बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, आपका ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट हूं सर, पटना का। कोचिंग मैंने RS अग्रवाल ही था, इतना गोल लाइब्रेरी के बगल में था। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डॉल रुचि बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। पंकज कुमार बोल रहे हैं थैंक यू सर, वेलकम। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है, ये चीज निकालना है। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि अगर केक की संख्या में समय से भाग दें तो प्रति घंटा जितना केक बनाया जा सकता है वो चीज पता चलेगा। तो यहां पे देखिए कि छुटकी के द्वारा
छुटकी के द्वारा 30 केक 15 घंटा में बनाया जाता है, तो 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30 यानी 2 केक प्रति घंटा, 2 केक प्रति घंटा, 2 केक प्रति घंटा छुटकी के द्वारा बनाया जाता है। इसका तो बोला गया क्या कि छुटकी और बड़की जब साथ मिलकर बनाती है, छुटकी और बड़की साथ मिलकर बनाती है, तो देखिएगा कि 90 केक है और कितने देर में बनाती है, तो 30 घंटा में। तो 30 से यानी समय से भाग दीजिएगा तो 30 तिहाई 90 यानी 3 केक प्रति घंटा, 3 केक प्रति घंटा। ठीक है, हम लोगों से पूछा गया कि बड़की जो है 10 घंटे में कितना केक बना सकती है। अब ध्यान से समझिएगा कि छुटकी जो है 1 घंटा में 2 केक बनाती है, जबकि बड़की के साथ मिल जाती है तो वह 3 केक बनाती है। तो छुटकी ही सही है, बड़की जो है वह कामचोर है ना। और सोचिए कि 3 केक बनाई है दोनों मिलकर के, जिसमें से प्रति घंटा 2 केक तो छुटकी बनाती है, तो बड़की एक केक ना बनाती है, तो 1 घंटा में 1 केक बनाती है, तो 10 घंटा में कितना केक बनाएगी? 10 केक, 10 केक बनाएगी। 10 केक इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 केक यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितने देर में हौज खाली कर देगा? तो देखिएगा कि माना कि एक कोई नल है, वह 9 घंटे में भर देता है, ये भरने वाला है, उसके तली में छेद है, तो मान के चले कि ए खुला हुआ है और बी नाम का एक छिद्र है ना। वह क्या कर रहा है कि खाली कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि भरने में उसे दिक्कत हो रही है, यानी भरने वाला जो नल है उसको भरने में दिक्कत हो रही है, और 9 घंटा के जगह 1 घंटा अधिक ले रहा है। इसका मतलब 10 घंटा ले रहा है, 10 घंटा ले रहा है। तो हम लोगों से पूछा गया कि टंकी अगर पूरा भरा हुआ हो तो छिद्र जो है वह कितना देर में टंकी को खाली कर देगा? तो देखिएगा यहाँ पे कि दोनों के सहयोग से हम एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम बराबर टोटल वर्क होता है। तो 9 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 9 से 10 बार में और 10 से 9 बार। अब यहां पे देखिए, यहां पे समझने वाली बात क्या है कि पहले जब छिद्र नहीं था तो ये क्या करता था, भरने वाला नल वह 10 लीटर भरता था। अब छिद्र के कारण 9 लीटर ही भर पा रहा है, इसका मतलब 1 लीटर खाली हो रहा है, 1 लीटर खाली हो रहा है। तो प्रति घंटा 1 लीटर खाली हो रहा है, तो खाली करने वाला नल को अगर भिराया जाए पूरे टंकी में जितना भरा हुआ है, तो भरा हुआ कितना, टंकी का क्षमता 90 लीटर का है। प्रति घंटा 1 लीटर खाली होगा तो 90 घंटा में खाली हो जाएगा। 90 घंटा की मिनट है, देख लीजिए, हाँ घंटा है, 90 घंटे में खाली हो जाएगा। तो देखिए 90 घंटे यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए तथा 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो ध्यान से समझिएगा कि पहला व्यक्ति है, दूसरा है और यह तीसरा है। इसका यहां पे देखिएगा कि साझेदारी में कितना इन्वेस्ट किया है, यानी इसका पूंजी है, पहला का 600 रुपया, दूसरा का 800 रुपया और तीसरा का 1000 रुपया। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पूंजी का अनुपात होता है वही अनुपात जो होता है वह
किसका होता है? उसके फायदा का होता है, यानी लाभ का। तो यह पूंजी का रेशियो है, ये पूंजी का है। इसका तो जो आएगा वह लाभ का रेशियो होगा, वही लाभ का होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूंजी लगाएगा उसी हिसाब से ना लाभ का हकदार होगा कोई भी। तो यहां पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तीनों में कटना चाहिए। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 पचे 10। तो यह जो रेशियो आया यही पूंजी का और यही लाभ का। अब यहां पे देखिए 5 4 9 3 12, अनुपातिक योग 12 है, यानी अनुपात में 12 रुपया लाभ होता है, जबकि लाभ कितना होता है? 480 रुपया। 480 रुपया, दोनों बात यहां से बराबर, 12 चौके 48, 40, 1 बराबर 40। हम लोगों से पूछा गया कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो पहले व्यक्ति को 3 मिला है, 1 का वैल्यू 40, तो 3 का वैल्यू 4 4 12 120। पहले व्यक्ति को 120 रुपया मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सुजीत कुमार यादव बोल रहे हैं कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्या सर जी? 84-15 वाला वैकेंसी में क्वेश्चन रुला दिया था। तो देखिए हर तरह का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप सभी लोग। यानी ये सब जो क्वेश्चन है कि हर तरह का क्वेश्चन आपसे यानी आपके सामने आएगा, टेंशन मत लीजिए। हम लोग हैं तो टेंशन नहीं लेना है। हर तरह का क्वेश्चन, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया हो, उसके लिए डरना नहीं है। देखिए किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपया है। ए का अंशदान क्या है? 10,000 रुपया है। यदि 1,000 रुपया के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया मिलता है, बी को 300 रुपया मिलता है, तो सी का पूंजी ज्ञात करें। तो देखिएगा ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। इसमें से देखिएगा कि लाभ में से बांटा जा रहा है, लाभ में से बांटा जा रहा है क्या? तो देखिए 1,000 रुपया का कुल लाभ हुआ, जिसमें से ए को मिला है 500 रुपया, बी को मिला है 300 रुपया, तो 5 और 3 800 रुपया तो हो गया खत्म। तो जो शेष बचेगा 1,000 में से वही ना सी को मिलेगा, तो सी को मिला 200 रुपया। ये हो गया। इसका रेशियो यदि हम निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया सामने का। तो जो लाभ का अनुपात होता है वही पूंजी का होता है, जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का होता है। तो पूंजी का रेशियो देखिए यही रेशियो हो जाएगा 5:3:2। यहां पे दिया गया था कि ए का अंशदान जो है वह 10,000 रुपए है। तो ए का पूंजी, जो पूंजी है यानी जितना लगाया है वह कितना है? तो यह है 5। तो अनुपात में 5 है, जबकि है 10,000 रुपए। बात बराबर। 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10 यानी 2,000 बार में। अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? तो 2,000 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू 2,000। तो हम लोगों से पूछा गया कि सी का पूंजी क्या है? तो सी का पूंजी तो 2 है। 1 बराबर 2,000, तो 2 बराबर 2 दूनी 4,000। 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्स, वाई और जेड 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीना, वाई 40 गायों को 8 महीना और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में से वाई का हिस्सा कितना होगा? तो ध्यान से समझिएगा कि एक्स, वाई और जेड 3 व्यक्ति हैं। अब इसमें देखिएगा कि एक्स जो है उस खेत में 25 गाय 6 महीना तक के चराया। 25 गाय 6 महीना तक के, तो देखिए 25 गाय 6 महीना तक के चराया है, तो 6 से गुना कीजिए, यानी समय से गुना कीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि वाई 40 गाय 8 महीना तक के, यानी 40 गुने 8,
इसके बाद यहाँ पे देखिए जेड जो है 30 गायों को पूरे वर्ष चराता है, तो 30 गाय को पूरे वर्ष यानी एक वर्ष में 12 महीना, सबको महीना में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे गुना करके आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और यही होगा आपका पूंजी का या हिस्सा का जो भी होगा यह रेशियो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाय भी उसके लिए क्या है, पूंजी ही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यह पूंजी का रेशियो हो जाएगा, यहां से 5 से यदि काटते हैं तो 5 25, 5 8 40, 5 से 5 6 30, ये कट गया। 6 से नहीं कटेगा, 2 से यदि काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। अब कटने वाला कोई है क्या, नहीं, तो 5 तिहाई 15, 8 चौके 32, 6 1 36। तो देखिए यहाँ पे किस रूप में इसको डिवाइड किया गया है, तो सभी का योग कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 5 13, ये 3 3 3 6 1 7 1 8, 83 अनुपात में 83 रुपया इसको लगता है किराया, जबकि लगता है कितना 415 रुपया, 415 रुपया। बात यहां से बराबर 5 बार में कटेगा क्या, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 8 5 40, 1 41, 5 बार में यह कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर 5 आ गया। हम लोगों से पूछा गया कि y का हिस्सा कितना होगा किराए में, तो 32 गुने 5, 5 दूनी 10 के 0, 5 के 15, 1 16, 160 रुपये। y को 160 रुपया देना होगा, y को 160 रुपया देना होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक नया मिश्रण प्राप्त हो जाए। यह मिश्रण का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है 17 रुपए, दूसरा है 12 रुपए, और दोनों को मिला करके बेचा जाता है तो 13 रुपया 50 पैसा के हिसाब से बेचा जाता है। दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो यहां पे एलिगेशन लगाइए इस प्रकार। अब इसमें से घटा के हम लोग लिखते हैं, तो घटाइएगा तो 1.5 होगा, 13.5 में से 12 घटाइएगा तो 1.5, और 17 में से 13.5 घटाइएगा तो 13 और 4 17 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5। 3.5 यहां पे देखेंगे कि दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 5 से 5 दिए 15, 5 7 35, यानी 3:7, 3:7, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3:7। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्प्रिट वाला मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक 21% स्प्रिट वाला नया मिश्रण मिल जाए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए एक है आपका 15%, दूसरा है आपका 25%, और दोनों को जब मिला दिया जाता है तो 21% हो जाता है। इसको घटाइए तो 25 में से 21 घटाएंगे तो 4 यहां पे लिखिएगा। इसके बाद 21 में से 15 घटेगा 6 होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2:3। 2:3 आपका आंसर हो जाएगा, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। तो देखिए 3:2 है किसका, मिल्क और वाटर का रेशियो है। यदि हम दूध और पानी का मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तो सब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा कि 1:1 का मतलब क्या, आधा आधा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि 3 और 2 5, यानी कुल मात्रा कितना है, मिश्रण 5 है दूध और पानी मिला करके, जबकि 60 लीटर है। 5 से 12 बार में अनुपात 1 बराबर 12, 12 तिहाई 36, और 12 दूनी
24, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे समझिएगा कि 36 के बराबर इसको कीजिएगा वाटर को, तब ना दोनों 1:1 के अनुपात में होगा। तो 36 के बराबर करने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, तो 24 में कितना जोड़ दीजिएगा कि 36 हो जाएगा। क्या बोला गया, दूध और पानी का मात्रा, यदि हम दूध और पानी का मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तो सब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए। तो यहां पे देखिएगा कि सब मिश्रण में कितना पानी मिला दें कि दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए ना। हम्म 10 मिलाएंगे, हाँ 12 मिलाइएगा। देखिए हाँ 12 मिलाइएगा तो 4 2 6 2 1 3 36 बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे 12 ऑप्शन से यहाँ से आसानी से आप बना सकते हैं कि 12 लीटर यदि हम पानी मिला देते हैं तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, तो 12 लीटर। चलिए बहुत अच्छा। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि हर तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन दूसरे से भी पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम का कितना सारा शिफ्ट होता है ना। तो किसके भाग में, किसके नसीब में, किसके सामने कैसा क्वेश्चन आ जाए वो कोई नहीं जानता है। इसलिए पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है उसको पढ़ते रहिए। और ऐसे बोला जाता है कि तब तक के मेहनत करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए, ये कंपटीशन का रूल है। ऐसा नहीं कि जब पढ़ लिए फिर रुक गए, फिर वैकेंसी नया आया फिर पढ़ना शुरू किए, तो ऐसे तैयारी नहीं होता है। आप पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, लेकिन कंटिन्यू आप रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर की, एक समांतर श्रेणी के 6वें पद तथा 15वें पदों का योग। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में पहला पद क्या होता है, तो ए होता है। दूसरा पद क्या होता है, तो ए प्लस डी होता है। इसका बाद ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ऐसे होता है। तो छठा पद बोला गया तो ए प्लस 5d हो, ये छठा पद हो गया। 15वें पद तो ए प्लस 14d, ये हो गया 15वां पद। दोनों का योग कर दिए। इस श्रेणी के साथ 7वें पद तथा 10वें पद, 7वें 10वें तथा 12वें पद के योग। देखिए 7वें पद कौन, ए प्लस 6d, ए प्लस 10वां पद जो है ए प्लस 9d, 12वां पद ए प्लस 11d, ए प्लस 11d, ये सभी का योग क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां पे देखिएगा कि डी वाला को एक साथ हम जोड़ते हैं, घटाते हैं। एक दो, 2d प्लस 14 और 5 19d बराबर 1 2 3 3a प्लस 11 9 20 और 6 26d। अब यहां पे देखिएगा कि हम ये सब को उधर घटा देते हैं, तो 3a में से 2a जाकर के घट जाएगा, यह a है, इसको भी d लिख दिए क्या, हाँ 2a है, 2a उधर जाकर के घटेगा 3a में से, तो a बचेगा प्लस 26d में से 19d घटाइएगा तो कितना बचेगा 7d, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, कुछ नहीं बचा तो 0। हम लोगों से क्या पूछा गया है, तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य है। तो देखिए शून्य जो है यहाँ पे देखिए बराबर में शून्य आ गया, तो शून्य आ गया तो यह कौन सा पद है, a प्लस 7d क्या होता है, a प्लस 7d कौन सा पद होता है, 8वां पद होता है, 8वां पद, 8वां पद जो होता है a प्लस 7d होता है। तो 8वां पद यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि हाँ सर मेरा 10th में मैथ बहुत अच्छा था लेकिन छोड़ दिए मैथ में
एकदम कमजोर हो गए। हाँ, यही चीज होता है। देखिए, किसी भी प्रकार का आपका पढ़ाई है वह जब छोड़ दीजिएगा तो फिर कमजोर हो जाएगा, फिर पकड़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम एक मोटिवेशनल चीज आपको हम बताते हैं। देखिए, हम तुलना करते हैं लोहे के साथ कंपटीशन का तैयारी का। अब दोनों में देखिएगा, हम अभी प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिएगा कि एक लोहा का रॉड है, मान के चलिए लोहा का रॉड है, और यहां पे यह कंपटीशन है यानी एग्जाम, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम है। अब यहां पे देखिएगा कि जितना कष्ट आपको लोहा को पिघलाने में लगेगा ना, उतना ही कष्ट होता है सरकारी जॉब पाने के लिए। इसका दूसरे भाषा में यहां पे हम समझ सकते हैं कि रॉड को मोड़ना हो, अगर उसका दूसरा आकार बदलना हो, दूसरे आकार में लाना हो लोहा को, तो क्या करना होता है? तो पिघलाना होता है। तो पिघलाने के लिए कितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है, कितना हीट का जरूरत पड़ता है? तो आप कहेंगे बहुत सारा हीट का जरूरत पड़ता है। क्या हम माचिस के तिल्ली से उसको पिघला सकते हैं? नहीं। क्या मोमबत्ती से पिघला सकते हैं? नहीं। क्या हम लकड़ी वगैरह छोटा छोटा चीज से पिघला सकते हैं? नहीं। उसके लिए काफी हीट वाला चीज रखना पड़ेगा, और वो भी कुछ समय तक के आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ समय बाद क्या होगा कि वह पिघलना शुरू होगा, यानी काफी इंतजार करने के बाद। तो उसी प्रकार क्या होता है कि कंपटीशन का तैयारी है, जब आप शुरू करते हैं तो वैकेंसी देख करके शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 10th और इंटर में कैसे पढ़ा है? तो जब नाम आप एडमिशन करवाए थे उस समय आप नहीं पढ़ रहे थे, और जब एग्जाम नजदीक आ गया तब आपको लगा कि अब पास कैसे करेंगे, जिसके कारण आपको काफी टेंशन हुआ। और टेंशन के कारण क्या होता है कि हम टारगेट बैच, कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्स, इंजेक्शन कोर्स खोजते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा बहुत तैयारी होता है, यानी घबराहट में तैयारी होता है, और एग्जाम तो आप पास कर जाते हैं, मैट्रिक हो इंटर हो आप पास कर जाते हैं। लेकिन यहां पे ये तो पूरा जिंदगी का तैयारी है ना, इसमें आपको सफल होना पड़ेगा। ये तो मैट्रिक इंटर नहीं है कि चलिए भाई 3rd डिवीजन से भी पास कर गए तो इज्जत बचाने के लिए हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसमें या तो पास नहीं तो फेल, इसमें कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जब नजदीक वैकेंसी आता है तो तैयारी करना शुरू करते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना होगा कि तब तक के तैयारी करते रहना होगा जब तक कि आपका जॉब न लग जाए। तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें लोहा पिघलाने के लिए तब तक के आपको गर्म करते रहना होगा जब तक कि वह पिघल करके लिक्विड में न आ जाए। उसी प्रकार आपको तब तक के तैयारी करना होगा जब तक कि आप सफल न हो जाए, ठीक है। इसलिए सारा सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो भी आपके साथ सौतेला व्यवहार करेगा। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप अलग लेकर के चलते हैं वही सब्जेक्ट आपको आगे चल करके बहुत परेशान करेगा, और 2-4 नंबर के लिए आप तरस जाएंगे, है ना। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को आप कमजोर समझ करके नहीं चलना है, ठीक है। सब में पढ़ाई करना है और पढ़ते रहना है। चलिए, करमवीर कुमार बोला है कि मध्य निषेध एग्जाम डेट कंफर्म बताइए सर। देखिए सर, अपडेट तो डालते रहते हैं, जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन आता है तुरंत डालते हैं, तो इसलिए घबराइए नहीं और वेट कीजिए। जैसे ही सर के पास आएगा वह तुरंत आप सबको इन्फॉर्म करेंगे कि कौन सा वैकेंसी आया है, कौन सा अपडेट आया है, सभी चीज आपके सामने होगा, और हमेशा से करते हैं सर आप लोग के लिए। तो देखिए, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 तथा 12वां पद 70 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा? देखिए, चौथा पद तो a+3d, यह चौथा पद है, बराबर कितना है? तो 14 है। 12वां पद तो a+11d, बराबर कितना? 70 है। तो हम लोगों से पूछा गया है तो पहला पद क्या है, यानी प्रथम पद निकालना।
तो प्रथम पद निकालना है। यहां पे देखिए प्रथम पद यानी ए निकालना है। जब ए का वैल्यू निकालना है तो डी वाला को कटाना होगा। तो डी वाला को कटाने के लिए यहाँ पे देखिए इसमें 11 से गुना करना होगा, इसमें 3 से गुना करना होगा, तो दोनों बात बराबर हो जाएगा डी का वैल्यू। ठीक है, तो 11 से 11 ए प्लस 11 तिया 33 डी बराबर 11 से इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 154। 3 से गुना कीजिएगा तो 3a प्लस 11 तिया 33 डी बराबर 7 21 210। अब इसको घटाइए इस प्रकार जब घटाते हैं हम, ठीक है, तो घटाएंगे इसको। हाँ, तो ये डी से डी कैंसिल हो गया। 11a में से 3a घटाइएगा तो 8a बचेगा बराबर माइनस 210 में से 154 घटाइएगा तो 10 में से 4 घटेगा 6, 10 में से 5 घटेगा 5, 2 में से 1 में से 1 घटेगा 0, माइनस में आएगा। 8 से काटिएगा 8 सते 56, यानी ए बराबर क्या आ गया तो -7। ए बराबर कितना आ गया -7 आ गया। ठीक है, -7 यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी होगा -7। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए हमें। कमेंट करके हमें जल्दी जल्दी बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। धर्मेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, गुड नाइट। लव गुरु बोले हैं थैंक यू सर, वेलकम। सोनी कुमारी बोले हैं कि नाइस सर। चलिए, धर्मेंद्र बोल रहे हैं क्या कि गर्दा उड़ा दिए सर। चलिए ऐसा ही गर्दा उड़ा देना है, धुआं उड़ा देना है, सब कुछ करना है। आप लोग रहेंगे, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो देखिए धुआं धुआं उड़ेगा, गर्दा गर्दा नहीं, धुआं धुआं उड़ा देंगे। चलिए।